पेपर में आने वाला है। नेक्स्ट क्लास आपकी सर्विसेज की होगी कल, चैप्टर 9 की सर्विसेज, कल 4 बजे। क्लियर है? कल वो टॉपिक हमने नहीं करा, कल मैं सर्विसेज करा रही हूँ और कल ही याद हो जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप एंड के डेज में रोज नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा। अकाउंट्स मैथ्स तो ऑलमोस्ट रोज पढ़ता है, इको भी ऑलमोस्ट रोज पढ़ते हो, बीएससी की भी रोज ही चल रही है क्लास। जब से हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट करा तब से रोज ही चल रही है, ताकि आप लोगों के नंबर ज़्यादा बढ़े। हमने कोई नया क्रैश कोर्स का बच्चा नहीं लिया, हम लेकर अपना रेवेन्यू इजीली बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, आपने बीएससी नहीं पढ़ी, आप अभी से पढ़ लो। लेकिन आप लोग समझ ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ इतना डिस्ट्रैक्ट हुई जा रहे हो। अपना स्पार्क ही लूज कर दोगे। थकी हुई थी, बीमार थी, सिर दर्द था, ये वो, खुद एडजस्ट करो कैसे करना है। ठीक है, खुद सब कुछ आपको सब मैनेज करना आता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको खुद मैनेज करना है, रोज आना है क्लास में। उसके अलावा तो कुछ भी करती रहे, मैथ्स, अकाउंट, सेल्फ स्टडी। मैं आपको थोड़ा ना कुछ कह रही हूँ, आवर्स तो सबके पास ही 24 है, आपको ही मैनेज करना है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज। सबसे पहले बैंकिंग इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के ऊपर आइदर एमसीक्यू और अ केस स्टडी इज श्योर शॉर्ट इन योर एग्जाम। ठीक है, अब ध्यान से समझो। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटर। जो आप पढ़ते हो ना, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, वेट, बेस्ट, ट्रेंड, वही होती हैं बिजनेस सर्विसेज, जो वो यूज करता है टू स्मूथ द प्रोडक्शन एंड ट्रेड। समझ गए? फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। जब अपना बिजनेस करते हुए वो कोई भी सर्विस यूज करता है, हम उसको बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। तो सबसे पहली सर्विस जो वो यूज करता है दैट इज बैंकिंग। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। मैम बिजनेसमैन के लिए कौन सा बैंक अकाउंट सूटेबल है? तो सबसे पहला अकाउंट आप अगर देखो तो दैट इज करंट। सबसे पहले कौन सा आएगा? करंट। बिजनेसमैन की अगर सूटेबिलिटी की बात करें तो कौन सा बेटा? करंट अकाउंट। जो भी बिजनेस क्लास के लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं? करंट अकाउंट। उसका रीजन है क्योंकि, ध्यान से समझो, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखना ही नहीं है, और जितनी बारी भी चाहो डिपॉजिट कर सकते हो, जितनी बारी भी चाहो विड्रॉल कर सकते हो। So it can deposit money any number of time and can withdraw it as and when requires it. नो इंटरेस्ट, क्योंकि आपका कोई मिनिमम बैलेंस ही नहीं है, इसलिए बैंक आपको कोई इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं करता। और बिजनेसमैन तो अपने बिजनेस से इतना प्रॉफिट कमा लेता है कि उसको बैंक का इंटरेस्ट चाहिए भी नहीं। उसकी बिजनेस की रिटर्न इतनी ज़्यादा है कि उसको बैंक का छोटा मोटा 7-8% चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने ये वाले पैसे से माल डाला, रॉ मटेरियल डाला, तो मैं और बहुत परसेंटेज कमाऊंगा। तो कौन सा अकाउंट जीरो इंटरेस्ट पे वर्क करता है? करंट अकाउंट। विच अकाउंट इज नोन एज 0% अकाउंट? आंसर इज करंट अकाउंट। ये एमसीक्यू आएगा पेपर में। इसके बाद है कि मनी कैसे विड्रॉ कर सकते हो? बाय अ चेक। तो कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है? चेक फैसिलिटी। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की मेन पॉइंट की, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है अगर आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपीज़ है और आप 1 लाख की जगह, ध्यान से समझना, 1,01,000 विड्रॉ करना चाहते हो, तो बैंक आपको 1,000 का ओवरड्राफ्ट दे देगा। तेरे बैंक में था 1 लाख, बट तू विड्रॉ कितना कर पा रहा है? 1,01,000। तो ये कौन से अकाउंट पे अवेलेबल है? करंट अकाउंट। क्लियर है? अब बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की। बेटा यूजुअली हाउस होल्ड इनको यूज करते हैं। जब बिजनेसमैन पैसा घर ले आया तो वो कहाँ डालेगा? सेविंग्स में। जब वो बिजनेस में है तो पैसा कहाँ डालेगा? करंट में। हाउस होल्ड कुछ इंटरेस्ट अर्न करने के लिए कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं? सेविंग्स में। घर पड़ा हुआ पैसा तो 0% ही देगा, तो घर रखने से बेटर है कि सेफ्टी भी है और रिटर्न भी, तो हम कहाँ रखते हैं? सेविंग्स में। पढ़ो, इट इनकरेजेस द स्मॉल सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड। मैम किसकी बात कर रहे हैं? इट इज सूटेबल फॉर हाउस होल्ड। इंटरेस्ट इज पेड एट नॉमिनल रेट। बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आप यूज भी करते हो पैसे को और सेव भी करते हो। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन दैट ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एफडी से कम इंटरेस्ट मिलेगा। कहाँ पर इंटरेस्ट जीरो है? करंट। कहाँ पर कम है? सेविंग। तो मैम फिर ज़्यादा इंटरेस्ट कौन देगा? बेटा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। थर्ड अकाउंट कौन सा पढ़ रहे हो आप? अगर केस स्टडी में हाउस होल्ड सेविंग की कोई भी बात होगी तो आंसर सेविंग है। ओवरड्राफ्ट बिजनेसमैन की कोई भी बात होगी तो आंसर करंट है। 0% इंटरेस्ट की बात हुई तो आंसर करंट है। अब बात करते हैं एफडी की। बेटा एक बारी तूने लमसम अमाउंट दिया और 5 साल के लिए भूल गया, 5 साल तक तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। आंसर इज टू एक फिक्स, आप कह सकते हो इंस्टॉलमेंट करा रहे हो, जिसका 5 साल 7 साल जितने भी टेन्योर की करा रहे हो, आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। ध्यान से समझना,
मनी इज डिपॉजिटेड इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड से 1 ईयर 2 ईयर किसी भी ईयर्स के लिए हो सकता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन दैट ऑफ सेविंग. लॉन्गर इज द पीरियड ऑफ डिपॉजिट द हायर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब कोई 1 साल के लिए एफडी करेगा तो बैंक देगा 4% मिलेगा. कोई 10 साल के लिए करेगा बैंक देगा 8% मिलेगा. जितनी ज्यादा देर की एफडी होगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा. क्लियर है? मैम पूछ सकती हैं द लॉन्गर द टेन्योर द मोर इज द इंटरेस्ट. विच अकाउंट इज हाईलाइटेड? आंसर इज. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तू पढ़ता रहा कंटेंट, उसमें से आना ही नहीं है क्वेश्चन में, हमने फ्लिप करके ही देना है. तो ये वाले हैशटैग्स आपके पेपर में आएंगे. एजर्शन रीजनिंग में ये हैशटैग्स यूज होकर आपको सामने दिखेंगे, इसलिए ध्यान से समझो. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज रीपेबल बाय द बैंक आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड. उससे पहले अगर तू निकलवाना चाहे तो निकलवा सकता है. अब कोई इमरजेंसी आ गई, 10 साल की एफडी थी, 9.5 साल पे कोई इमरजेंसी है, तो ये थोड़ी देखेंगे कि नहीं पैसे कट जाएंगे, नहीं मिलेंगे. मिलेंगे, लेकिन बैंक कुछ क्या डिडक्ट कर लेता है? डिस्काउंटिंग चार्जेस. क्या काट लेता है बेटा? डिस्काउंटिंग. कुछ बैंक चार्जेस कटते हैं, फिर तो अपनी एफडी तोड़वा सकता है. डिपॉजिट्स नीड्स दिस मनी बिफोर द स्पेसिफिक. अगर डिपॉजिटर को पहले पैसा चाहिए देन बैंक कैन रिफंड द मनी डिपॉजिटेड आफ्टर चार्जिंग सम डिस्काउंट. दैट डिस्काउंट इज नोन एज डिस्काउंटिंग चार्जेस. क्या बोलते हैं हम उसको? जैसे बिल रिसीवेबल से तो बैंक से जाकर पैसा ले सकते हैं तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगते हैं. ऐसे ही जब आप एफडी को पहले तोड़वाते हो तो क्या लगते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस. क्लियर है? चलो जितनी बेटा, अब मैंने बोला मेरी सैलरी 50,000 है तो मेरे को 40,000 से भी चल जाता है, तो मैंने हर महीने की 10,000 की क्या करवा दी? आरडी. हर महीने मेरे अकाउंट में कितने आएंगे? 40. और आरडी में कितने जाएंगे? 10. जब तू रेगुलरिटी से, कंसिस्टेंसी से हर महीने 10,000 डालेगा तो आप क्या देखोगे? आपको इंटरेस्ट जुड़ के मिलेगा, एक्यूमुलेट होकर मिलेगा. जैसे पहले मैंने 10,000 डाले तो 10,000 का 10% मान लेते हैं 1,000. अगले महीने मेरे अकाउंट में कितने होंगे? 11. महीने का हिसाब लगाते हैं. ठीक है मैम, अगले महीने जब आपकी सैलरी आएगी तो 10,000 और आ जाएंगे, तो टोटल हो गए 21,000. तो अब आपको 10,000 पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किस पे मिलेगा? 21,000 पे. तो टोटल कितना इंटरेस्ट आएगा? 2100. अब 2100 को 21,000 में प्लस कर 23,100 और अगले महीने 10,000 और डाल दिए तो अमाउंट कितना हो गया? 33,100. अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3310. तो इंटरेस्ट क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट. जब मैंने आपको हमेशा बोला है जो चीज़ तो कंसिस्टेंसी से करता है उस वो तेरे को रिजल्ट देती रहती है. वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल विच आई हैव सीन, ध्यान से समझना. आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम पेज आउट ऑफ जस्ट हेल्पिंग द स्टूडेंट. मैंने आप सबको बोला था शेयर करो. मैंने कोई कोर्स नहीं लॉन्च करा, कोई नोट्स के पैसे नहीं लिए, फ्री. मैंने बोला सब फ्री है, क्रैश कोर्स भी फ्री है, बच्चों की हेल्प होनी चाहिए. मैंने ऐसा सोचा. मैंने ऐसा सोचा कि मैं रोज़ एक रील अपलोड करूँगी जिससे बच्चों तक कंटेंट जाए, कोई भी बच्चा देखे उससे कोई हेल्प होनी चाहिए. मतलब मेरा मेन कोर्स तो 11 BSc है तो मैं वही डालूँगी. तो 5 जनवरी से लेकर अगर आप आज देखो 28 जनवरी है, मेरे हिसाब से 17 या 18 जनवरी वाली रील ही वायरल हो गई. आप लोगों ने शायद देखा भी होगा. तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 5-5 6-6 सालों से इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं बट उनके फॉलोअर्स 200 300 400 पे अच्छे हुए हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है. मैं ये नहीं कह रही तू इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर बन जाए, एक एग्जाम्पल है कि कंसिस्टेंसी हमेशा. कोई बंदा बहुत कुछ डाल रहा है एक दिन में और कुछ एक महीना कुछ नहीं डालता, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा. कोई रोज डालता है बट थोड़ा डालता है, उसका रिजल्ट निकलेगा. तो आप खुद देख रहे हो किस अकाउंट में आपको कंसिस्टेंसी लग रही है सिर्फ और सिर्फ. तो इसीलिए अमाउंट भी ज्यादा निकल कर आपको कहाँ मिलेगा? देखो आपके सामने है, पढ़ो. मनी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एट रेगुलर इंटरवल्स लाइक मंथली 3 मंथली, कुछ भी तो ले सकता है, जरूरी नहीं हर महीने देना है. आप ऐसा भी कर सकते हो मुझे हर क्वार्टर देना है, ऐसा भी हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, मनी कैन बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स्ड टर्म एक्सेप्ट. लिखा नहीं है पूरा. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरडी अकाउंट इज जनरली हायर देन दैट ऑफ सेविंग्स, लेकिन अमाउंट की बात करें तो एफडी से भी ज्यादा हो जाता है. तो हाईएस्ट अमाउंट कौन सा इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट देता है? आरडी. हाईएस्ट रेट कौन सा देता है? एफ. ये दो टर्म्स यूज होंगी. हाईएस्ट अमाउंट कौन देगा? आरडी. लेकिन हाईएस्ट रेट कौन देगा? एफडी. लास्ट इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. जब तू एक अकाउंट तेरा सेविंग्स चल रहा था तूने उसके ऊपर ही एक फॉर्म फिल करा कि मुझे एमओडी चाहिए, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट चाहिए. आपको एक फॉर्म फिल करना होता है. ऐसा कोई अकाउंट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, आपने एक फॉर्म फिल करा कि मुझे एमओडी में चेंज करवाना है.
तो पहले पैसा डालेगा तो इसमें जाएगा सेविंग्स में। आपने लिमिट रखवाई 3 लाख, 50,000 डाले सेविंग्स में गए, 1.5 लाख डाले सेविंग में गए, 2 लाख हो गए सेविंग में। जैसे ही आपने 1 लाख और डाले, कितने हो गए अब सेविंग्स में? 3 लाख। 3 लाख की लिमिट रखवाई थी, अब वो पैसा उठ के किस में शिफ्ट हो जाएगा? एफडी में। इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन, एक अकाउंट पर 2 ऑप्शन। एक लिमिट सेट करते हो 3 लाख, जैसे ही आप 3 लाख सेविंग्स में डालते हो वो किस में बदल जाता है? एफडी। मैम अब मैंने 10,000 डाले तो एफडी तो 3 लाख की हो गई, पर अब 10,000 किस में जाएंगे? सेविंग्स में। एफडी में नहीं जाएंगे जब तक नेक्स्ट 3 लाख नहीं होते। समझ गए? पढ़ो। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ savings and fixed, which provide specific options to the depositors. Type of saving deposits in which amount of deposit in excess of a particular limit, मतलब 3 लाख क्रॉस करते ही gets automatically transferred to fixed deposit। एफडी बन जाती है 3 लाख क्रॉस करते ही, कोई भी लिमिट जो आपने दी हुई है। नेक्स्ट, टू बेनिफिट्स फ्रॉम दिस अकाउंट इज मोर इंटरेस्ट, इट लोअर्स द रिस्क ऑफ डिसऑनरिंग अ चेक। एक तो तेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, दूसरा चेक डिसऑनर का चांस भी कम है। मेरे अकाउंट में 3 लाख की एफडी हो चुकी है, 10,000 सेविंग्स में है। अब मैंने 11,000 का चेक काट दिया, लेकिन मेरे सेविंग्स में कितने पड़े हैं? सिर्फ 10। तो बैंक क्या करेगा? उस टाइम के लिए तेरी एफडी को तोड़ेगा। क्या करेगा? आपकी एफडी को। लेकिन आपका चेक बाउंस होने, तो 2 अकाउंट्स ऐसे हैं जो आपका चेक नहीं बाउंस होने देते। एक है एमओडी, दूसरा है करंट। क्योंकि करंट अकाउंट क्या देता है? ओवरड्राफ्ट। तो मैम पूछ सकते हैं नेम एनी 2 अकाउंट्स विच विल नॉट डिसऑनर योर चेक। आंसर इज एमओडी एंड। समझ गए? चलो मैम ऐसा भी पूछ सकती हैं, हाउ डज करंट अकाउंट डज नॉट डिसऑनर योर चेक। तो आंसर इज ओवरड्राफ्ट, बाय फैसिलिटेटिंग अ शॉर्ट टर्म लोन विच इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस का मतलब आपने पढ़ा था। 2 पार्टीज आपने पढ़ी थी, इंश्योरर और इंश्योर्ड। जो इंश्योरेंस खरीदता है या प्रोटेक्शन लेता है वो इंश्योरर, वो इंश्योर्ड है। जो इंश्योरेंस करके देता है आपको वो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरर। क्लियर है? इंश्योरर करता है और इंश्योर्ड खरीदता है। समझ गए? मैंने अपनी कार इंश्योर करवाई है तो मैं इंश्योर्ड हूँ, जिस कंपनी से कराई है वो इंश्योरर है। ठीक है? आप एप्पल का प्रोटेक्शन कवर ले रहे हो ना, अगर 17 या 17 प्रो लेते हो तो आप एक तरह से इंश्योरेंस ही ले रहे हो। तो जो एप्पल कंपनी है दैट इज इंश्योरर, और जो आप लोगों जो खरीद रहे हो फ़ोन, आप क्या हो? इंश्योर्ड। और वो कवर 20,000 का है शायद, है ना ऐसे कुछ, तो वो आप क्या हो? इंश्योर। मैम 20,000 का क्या मतलब है? 20,000 तेरा प्रीमियम है। तेरा फ़ोन का नुकसान 35 भी होगा तो कंपनी देखो 35,000 का ठीक करके देगी ना फ़ोन। दैट इज़ योर क्लेम। जितने का लॉस होता है उतने का ही क्लेम मिलता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लेम। जब तू कंपनी को जाके बोलेगा मैंने तो इंश्योरेंस की थी अब क्या करूँ, इसको बोलते हैं क्लेम। तो तू रेगुलरली पे करेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम इज पेड बाय इंश्योर्ड, यानी कि जो खरीद रहा है, टू इंश्योरर, बट क्लेम इज पेड बाय इंश्योरर टू इंश्योर। क्लेम कौन देता है? कंपनी देती है आपको। जो मेनली इसमें से प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में कैसे एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल, बड़े आ जाएं तो कैसे करना है वो सब बताऊंगी। ठीक है? मैम बोलती है इतनी सी लाइन से थोड़ा ना नंबर मिलेंगे। ठीक है? तो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। 3 हैशटैग तो आएंगे ही आएंगे जो मैंने लिखवा रही हूँ। ठीक है? किसी के 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद यू हैव टू कोट वन एग्जाम्पल। जब भी आपको कोई भी ये आएगा तो आपको क्या कोट करना है? एक एग्जाम्पल, कि ऐसा ऐसा हुआ, उसने ये नहीं बताया तो एटमोस्ट कोड पे था। ऐसा वैसा हुआ, उसने 2 कंपनी से इंश्योरेंस लिया, इतने का लॉस हो गया तो इस रेशो में बटेगा। तो आंसर कॉन्ट्रीब्यूशन है। समझ गए? आपको एक एग्जाम्पल कोट करना है अपने आंसर को लेंथ देने के लिए, क्योंकि मैम 6 मार्कर में 2 प्रिंसिपल दे देती हैं। 6 मार्कर का मतलब है बेयर मिनिमम 1.5 से 2 पेज का आंसर होना चाहिए। 1.5 पेज तो मान ही लो, अगर आप आपकी हैंड राइटिंग छोटी है तो आप 2 पेज नहीं लिख पाओगे, 1.5 मान। ठीक है? कोई फ्लो चार्ट बना दे, कोई टाइप्स लिख दे, कुछ एग्जाम्पल लिख दे। मैंने को बोला है एक बच्चा तो एग्जाम्पल लिखते उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, आप लिख दो एग्जाम्पल, हर चीज़ का एग्जाम्पल बता दें। ठीक है? अब इधर देखो ध्यान से, कल सर्विसेज होने के बाद परसों की क्लास में आपको एक स्कूल का पेपर सॉल्व कराऊंगी। यहाँ पर चलेगा पेपर, लेफ्ट में राइट में आएगी आंसर शीट, आपको लिख के बताऊंगी आंसर लिखने कैसे हैं। समझ गए? चलो अब इधर देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है utmost good faith that insurer and insured must disclose all the relevant facts
जो आप पढ़ते हो ना फुल डिस्क्लोजर, बिल्कुल वही है। दोनों पार्टीज ने सारे रेलेवेंट फैक्ट्स डिस्क्लोज करने हैं। पढ़ो, बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, अच्छा ट्रस्ट बनाना है। इन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो उसमें आपको हर चीज़ क्लैरिफाई करनी है रिलेटेड टू द रिस्क कंसर्न। जो भी रिस्क है तेरे को उसके बारे में सारी चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट, इंश्योर्ड मस्ट वॉलंटरीली मेक फुल कॉमा एक्यूरेट डिस्क्लोजर। एक तो सब कुछ बताना है और ठीक ठाक बताना है, कुछ झूठ नहीं बोलना। फुल कॉमा एक्यूरेट डिस्क्लोजर। आगे, ऑफ ऑल फैक्ट्स मटेरियल टू द रिस्क बीइंग प्रपोज्ड, जो भी रिस्क इंश्योर कराने जा रहा है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बतानी है और ठीक बतानी है। फुल एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर। समझ गए मैम क्या वर्ड मांग रही है? फुल एंड एक्यूरेट। एंड दे शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर। ये वर्ड्स अगर आप लिखते हो तो आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हैशटैग, इंश्योरर मस्ट मेक क्लियर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मैम इंश्योरर क्या बताएगा, कंपनी क्या हमें बताएगी? उसको सब बताना है कि अगर ऐसा वाला केस हुआ तो हम क्लेम नहीं देंगे। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को वेल क्लैरिफाई करना। इंश्योरर की क्या ड्यूटी है एटमोस्ट गुड फेथ में, क्लियर है? लिख कर आने आपको 3 हैशटैग। नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जिस भी सब्जेक्ट मैटर की इंश्योरेंस हो रही है उसमें आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। कौन सा इंटरेस्ट? पेक्यूनियरी इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? पेक्यूनियरी। तीन को मैम ने पेक्यूनियरी कर दिया, तीन मतलब सबसे ज्यादा। वैसे से एक वर्ड क्या है? पेक्यूनियरी। पढ़ो, इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। जिस भी चीज़ के इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें तेरा इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो लॉस से तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा तो तेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए कंपनी ये कहती है जिस चीज़ की तू इंश्योरेंस करा रहा है उसमें तेरा इंटरेस्ट अटमोस्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जिसको मैम क्या कह रही है?